गुड मॉर्निंग। आज सीएम इंटर का ओएम एंड एसएम का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये क्रैश कोर्स है। 15 दिन के अंदर मैं ओएम एसएम आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। जो मेरे मेंबरशिप वाले बच्चे हैं, मेंबरशिप वाले बच्चे मतलब जिन्होंने ने मेरा चैनल 100 रुपीज पर मंथ पे करके ज्वाइन किया है, उनको डिस्क्रिप्शन में सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, वो चाहे तो ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैं लूंगा। और आपका ओएमएसएन 15 दिन में खत्म हो जाएगा। प्लस आपको लॉ की पूरी क्लासेस मिलेगी, लॉ एंड एथिक्स की, इंटर के बच्चों के लिए है। लॉ एंड एथिक्स की पूरी क्लासेस मिलेगी, प्लस ऑडिट की पूरी क्लासेस मिलेगी इंटर की, प्लस आईडीटी की पूरी क्लासेस मिलेगी। और ये क्लासेस आपकी मई एंड तक खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। जो नए बच्चे हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि मैं सिर्फ 1000 बच्चों का ही सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। प्रोबेबली 500 प्लस बच्चे हो चुके हैं। तो जिन्हें करवाना है, ज्वाइन होना है, वो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 9 ओएम एंड एसएम। ओएम एंड एसएम में आज चैप्टर 2 अपने करेंगे, ऑपरेशनल प्लानिंग। और चैप्टर 2 में 10 से 15 मिनट में आपको करा दूंगा पूरा थ्योरी, जितना क्वेश्चन एग्जाम में आया प्लस जितना क्वेश्चन है रेलिवेंट, सारा करा दूंगा। और इसका प्रैक्टिकल का एक अलग क्लास होगा। ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा, 10 मिनट आप ध्यान से सुन लीजिए। ये चैप्टर आपके पॉकेट में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। डायरेक्टली आ रहे हैं क्लास में। सबसे पहले बोलता है कि फोरकास्टिंग क्या होता है, चीज को समझिएगा। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब एस्टिमेट या प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर्स। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने को ही फोरकास्टिंग बोलते हैं। थिंकिंग अबाउट फ्यूचर या थिंकिंग फॉर फ्यूचर्स, सिंपल सा भाषा में। ठीक है। माने फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट, फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा होगा, फ्यूचर को एनालिसिस करने को ही फोरकास्टिंग बोलते हैं। सिंपल सा चीज में देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट या प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। फोरकास्टिंग मीनिंग क्या लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट के बेसिस में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने को ही फोरकास्ट बोलते हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग बोलते हैं। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे किस बेसिस में, पास्ट इवेंट के बेसिस में। अब देखिए क्या ऐसा क्यों करते हैं। सपोज एक कंपनी है आईटीसी, आईटीसी लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, वो बनाती है मैगी। सपोज 1 करोड़ मैगी का पैकेट वो 2020 में बनाए। 2020 में उन्होंने 1 करोड़ मैगी का पैकेट बनाया। उससे पहले वो बनाई थी 80 लाख मैगी सपोज। तो एक कंपनी अपना पास्ट डाटा से देख रही है कि कम से कम 10% मैगी का जो है सेल्स बढ़ रहा है। कम से कम 10% हर साल मैगी का सेल्स बढ़ रहा है मिनिमम। तो क्या करेगी, जब 2021 में वो प्रोडक्ट करेगी तो 10% ज्यादा मैगी वो बनाएगी क्वांटिटी में। सपोज 2020 में वो 1 करोड़ पैकेट मैगी बनाई थी, तो इस साल 1 करोड़ 10 लाख मैगी का पैकेट कम से कम बनाएगी। इसीलिए वो प्रिडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने यूनिट का, कंपनी वाले। उसके बेसिस में वो फ्यूचर में, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट ज्यादा यूनिट का होगा तो ज्यादा बनाएंगे, तो पास्ट डाटा को देख के वो फ्यूचर का यूनिट को निकालते हैं। ठीक है। इसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में फोरकास्टिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, फोरकास्टिंग मतलब क्या, एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट को बेसिस बना के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने को ही फोरकास्टिंग बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, और एक तो यहाँ लिखा हुआ है, इन सेल्स फोरकास्टिंग वी प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स बेस्ड ऑन पास्ट सेल्स। सेल्स फोरकास्टिंग में क्या करेंगे, सेल्स फोरकास्टिंग में कि फ्यूचर में मेरा इतना माल बिकेगा, वो चीज हम निकालेंगे किस बेसिस में, पास्ट का सेल्स को देख के। फ्यूचर के सेल्स को प्रिडिक्ट किया जाएगा पास्ट के सेल्स को देख के। तो सिंपल सा फोरकास्टिंग बहुत बार एग्जाम में आता है कि फोरकास्टिंग क्या है, फ्यूचर को एसेस करना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा। इतना याद रख लीजिएगा बस। अब देखिए टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, इससे एमसीक्यू बहुत आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस में
फोरकास्टिंग को 3 डिवीजन दिया गया है। पहला है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, दूसरा है मिडिल टर्म फोरकास्टिंग एंड लास्ट है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। यदि आप फोरकास्ट कर रहे हो 1 वीक से 2 महीना तक, वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। मिडिल टर्म में क्या होगा, 3 महीना से 1 साल तक आप फोरकास्ट करते हो तो वो हो जाता है मिडिल टर्म फोरकास्टिंग, और 1 साल से मोर देन 1 ईयर दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। एग्जाम में आता है 1 ईयर और 5 ईयर, ऑप्शन में दो ठो दिया रहेगा कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में क्या सिलेक्ट होगा, ऑप्शन होगा 5 ईयर, क्योंकि मोर देन 1 ईयर लिखा है, 1 ईयर नहीं लिखा है, याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए एमसीक्यू आता है, उसमें 2 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 ईयर और 5 ईयर। तो आपको 5 ईयर सिलेक्ट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग मोर देन 1 ईयर है, 1 ईयर नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपके टॉपिक जेब में हो, एकदम एग्जाम में आया हुआ सारा क्वेश्चन भर भर के, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया, जो जो रेलिवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। सेल फोरकास्ट करने का क्या क्या तरीका है, सिंपल सा भाषा में यही पूछा है। अलग अलग मेथड आप बताइए कि हम अपना कंपनी का सेल्स फोरकास्ट कर पाएंगे, उसके मेथड्स क्या क्या है, मेथड्स फॉर सेल फोरकास्टिंग। देखिए, सबसे पहला है बायर एक्सपेक्टेशंस मेथड। ठीक है, बायर मतलब क्या, कस्टमर्स। कस्टमर का क्या एक्सपेक्ट है मेरा प्रोडक्ट को, वो जानना मेरे लिए चाहिए। यदि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट पे खुश है तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बाय करेगा, तो उसके लिए हमको क्या, कस्टमर से फीडबैक लेना पड़ेगा। जो मेरा बायर है उससे फीडबैक लेना पड़ेगा। जो कंपनी के जो एम्प्लॉय लोग जाके फीडबैक लेंगे बायर से, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको इसमें क्या खामियां है, आपको क्या चीज अच्छा लगता है, तो उससे क्या भी, उससे भी हम अपना सेल्स फोरकास्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो सबसे पहले क्या, बायर एक्सपेक्टेशंस मेथड, बायर का क्या एक्सपेक्टेशंस है वो जानना जरूरी है। वो कैसे जानेंगे, बायर से फीडबैक लेके जाना जाएगा। सिंपल सा टीम है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक मेथड क्या हो गया, बायर एक्सपेक्टेशंस मेथड। दूसरा देखिए, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सेल्स टीम। सेल्स टीम का ओपिनियन मतलब, सेल्स टीम मतलब कंपनी का जो सेल्स मैनेजर है या उससे रिलेटेड जो भी सेल्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, वो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो लोग जानते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट एकदम बिक नहीं रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है। तो सेल्स टीम सबसे ज्यादा अच्छा बता पाएगी कि आपका सबसे ज्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट का है, किसका क्या सेल्स होगा, वो आराम से बता पाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो सबसे पहला क्या, बायर का ओपिनियन लिया गया, दूसरा है सेल्स टीम का ओपिनियन लिया गया। तो सबसे पहला मेथड आपको याद रखना है, बायर एक्सपेक्टेशन मेथड, दूसरा ओपिनियन ऑफ सेल्स टीम, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सेल्स टीम। सिंपल में ये याद रखना है। तीसरा देखिए, मार्केट टेस्ट मेथड। मैं अपना प्रोडक्ट को मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा टेस्टिंग के लिए, तो उससे क्या होगा कि मेरा समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर मेरा प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे जियो का सिम फर्स्ट टाइम आया था तो फ्री में मार्केट में बांटा गया, तो देखा गया कि सब लोग ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट सक्सेस होगा। आइडिया हो गया उसका सेल्स फोरकास्टिंग का, वही कंसेप्ट है मार्केट टेस्ट मेथड। तो सबसे पहला क्या है, बायर का ओपिनियन, दूसरा है सेल्स टीम का ओपिनियन, तीसरा मार्केट टेस्ट। सिंपल सा 3 पॉइंट। चौथा में एक्सपर्ट ओपिनियन, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उसका ओपिनियन लिया गया, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ठीक है, अब देखिए ये 4 पॉइंट तो एकदम आपको याद रहेगा। पहला क्या, बायर ओपिनियन, दूसरा सेल्स टीम का ओपिनियन, तीसरा मार्केट टेस्ट, चौथा एक्सपर्ट ओपिनियन। आपको याद कैसे रखना, बायर एक्सपेक्टेशन मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ सेल्स टीम, मार्केट टेस्ट मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। चौथा देखिए, 2 है रिग्रेशन मेथड या ट्रेंड प्रोजेक्शंस, मतलब प्रीवियस ईयर का जो सेल्स है उसके बेसिस में ट्रेंड एनालिसिस किया गया, उसके बेसिस में डाटा निकाला गया। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन और मूविंग एवरेज मेथड सेम टाइप ही है, लास्ट ईयर का डाटा को कंसीडर करके स्टैटिस्टिकल वे में अपने निकालते हैं। तो ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड और मूविंग एवरेज मेथड्स ये याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है। मेथड्स फॉर सेल फोरकास्टिंग क्या याद रखना है, बायर का ओपिनियन, सेल्स टीम का ओपिनियन, मार्केट में टेस्ट किया गया, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया गया, और क्या ट्रेंड प्रोजेक्शंस माने स्टैटिस्टिकल वे में अपने रिग्रेशन एनालिसिस किए, या ट्रेंड जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड को देख के अपने एवरेज निकाला गया, ट्रेंड प्रोजेक्शंस किया गया, और एक लास्ट में मूविंग एवरेज मेथड्स। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से कंसेप्ट को समझिए, आप लिख पाएंगे, बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहे। व्हाट डू यू मीन बाय लेआउट? लेआउट का मतलब क्या है? और पूछता है नेम्स द वेरियस टाइप ऑफ लेआउट। ठीक है, लेआउट का सिंपल सा मीनिंग समझिए। आगे लेआउट का मतलब होता है किसी चीज का प्लानिंग करना या अरेंजमेंट करना, उसको बोलते हैं लेआउट। ठीक है, अब यहाँ बोलता है कि लेआउट मतलब प्लांट लेआउट का यहाँ बात कर रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, व्हाट इज लेआउट मतलब प्लांट लेआउट और कुछ। प्लांट लेआउट का मीनिंग क्या लिखा है देखिए, प्लांट लेआउट मींस अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब देखिए प्लांट है मेरा, बहुत बड़ा फैक्ट्री है समझ लीजिए, तो प्लांट है मेरा बहुत बड़ा। ठीक है, उसके अंदर हम प्लानिंग और अरेंजमेंट करेंगे। कैसे? कहाँ पर मशीन रखा जाएगा, कहाँ पर इक्विपमेंट रखा जाएगा, कहाँ पर रॉ मटेरियल रखा जाएगा, कहाँ पर वर्क सेंटर बनेगा, कहाँ पर कस्टमर केयर सेंटर बनेगा, उस चीज को बोलते हैं लेआउट। चीज को समझिए, प्लानिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ। प्लांट का लेआउट मतलब क्या? प्लानिंग एंड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग क्विक एंड स्मूथ प्रोडक्शंस। ठीक है, एट लीस्ट कॉस्ट। चीज को समझिए, सिंपल सा मीनिंग को आगे समझिए। लेआउट मतलब अरेंजमेंट करना, सामान सबका या इक्विपमेंट मशीन वगैरह का अरेंजमेंट करना। एक बड़ा सारा फैक्ट्री में मेरा कहाँ पर मशीन रहेगा, कहाँ पर इक्विपमेंट रहेगा, कहाँ पर वर्क सेंटर बनेगा, कहाँ पर कस्टमर केयर सेंटर बनेगा, उसी का अरेंजमेंट को लेआउट बोलते हैं। सिंपल सा, उसी चीज का प्लानिंग करने को ही लेआउट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्लांट लेआउट, मैंने क्या लिखा देखिए, प्लांट लेआउट मींस अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मतलब एक मेरा बड़ा सारा फैक्ट्री में मशीन कहाँ पर रहेगा, इक्विपमेंट कहाँ पर रहेगा, क्योंकि हम उसको सही जगह में रखेंगे तो क्या होगा, मेरा जो प्रोडक्शन होगा बहुत स्मूथ होगा और कम से कम खर्चा में होगा। यदि दूर रखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, इसलिए दो चार खर्चे ज्यादा लग सकते हैं। तो सही जगह में रखेंगे तो खर्चा भी कम लगेगा। तो लेआउट मतलब सिंपल सा समझ में, अरेंजमेंट करना, सामान मशीन इक्विपमेंट सबका प्रॉपर अरेंजमेंट करने को ही लेआउट बोलते हैं। ठीक है, तो लेआउट मींस अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग क्विक एंड स्मूथ प्रोडक्शन एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट को ही लेआउट बोलते हैं। सही तरीका से सही सामान को सही जगह में रखने को ही लेआउट बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेआउट देखिए, सिर्फ नाम याद रखना, टाइप्स ऑफ लेआउट में कुछ नहीं लिखना, बस यही चीज आता है एग्जाम में। प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट। प्रोसेस लेआउट मतलब क्या? कंपनी का कौन कौन सा प्रोसेस कब होगा उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना, उसका प्रॉपर प्लानिंग करना। प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो अलग अलग प्रोसेस है उसका एक लेआउट बना लेना, एक तो प्लानिंग बना लेना। ठीक है, प्रोसेस लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाएगा उसका एक तो लेआउट बना लेना। तो प्रोसेस लेआउट याद रखना है, पी याद रखना, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट। क्या चीज का फिक्स पोजीशन रहेगा? जैसे मशीन है वो फिक्स ही रहेगा, दूसरा जगह बार बार उसको उठा के नहीं ले जाया जा सकता, तो मशीन का एक तो फिक्स पोजीशन लेआउट। एक तो आ गया टेक्नोलॉजी लेआउट, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे उसका एक लेआउट होगा। एक सारा चीज मिला के हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो लेआउट में सिर्फ टाइप्स में ये याद रखना आपको, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, टेक्नोलॉजी लेआउट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, बस ये याद रखना। तो लेआउट का सिंपल सा मतलब समझ में आया कि अरेंजमेंट करना, प्रॉपर अरेंजमेंट को ही लेआउट बोलते हैं, या प्रॉपर प्लानिंग को ही लेआउट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल फॉर ए प्लान लेआउट। प्लान का जो आप प्लानिंग करेंगे, एक अरेंजमेंट करेंगे एक प्लांट के अंदर की मशीनरी यहाँ रहे, कस्टमर केयर सेंटर यहाँ रहे, वर्क स्टेशन ये रहे, तो किस बेसिस क्या होगा उसका, आपका लेआउट बनाने का एक तो अरेंजमेंट करने का तरीका क्या होगा, किस बेसिस पे आप वो चीज करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकली देखिए, सबसे पहला किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, कम से कम ट्रैवल करना पड़े। सपोज रॉ मटेरियल फैक्ट्री गेट में डायरेक्टली प्रोडक्शन यूनिट में चल जाए, ऐसा नहीं हो कि पूरा फैक्ट्री घूम के हो जाए। समझ में आया? तो प्रिंसिपल कम से कम उसका ट्रैवलिंग होना चाहिए। दूसरा,
प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, खर्चा भी ट्रैवलिंग में कम लगना चाहिए, उस चीज को भी हम ध्यान से देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, दूसरा सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी मतलब एम्प्लॉय लोग खुश होना चाहिए कि हाँ ठीक है, यहाँ सही जगह हम लोग को काम करने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लेबर को आप एकदम फैक्ट्री यूनिट के बगल में घुसा देंगे। चीज को समझिए, लेबर को भी सेफ्टी मिलना चाहिए थोड़ा सा, कि उसको काम करते समय सेफ फील होना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए, सेफ और सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए लेबर को। तो किस चीज को फॉलो करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रैवल, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फील होना चाहिए लेबर लोगों को, एम्प्लॉय लोगों को, और प्रिंसिपल ऑफ यूसेज मतलब यूटिलाइजेशंस, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशंस का भी प्रिंसिपल को माइंड में रख के लेआउट बनाया जाता है, लेआउट सेटिंग किया जाता है, मतलब प्रॉपर जो प्लानिंग करेंगे उस चीज को माइंड में रखा जाएगा। तो कम से कम ट्रैवल होना चाहिए, कम से कम खर्चा लगना चाहिए, सेफ्टी एंड सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और यूटिलाइज प्रॉपर होना चाहिए। ये सब प्रिंसिपल को बेसिस करके हम लेआउट बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज में आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एग्जाम में आया हुआ और दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, डोंट ट्राई टू बी स्किप, छोड़िएगा मत गलती से एकदम कोई क्वेश्चन। अभी ऑनलाइन एग्जाम में आप मान के चलिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the characteristics of good layout? हम प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग सब चीज का कर दिए, कहाँ पर मशीन रहेगा, कहाँ पर इक्विपमेंट रहेगा, तो उसका फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, वो आपको बताना है। आपने प्रॉपर लेआउट कर दिया प्लान का, मशीन का, इक्विपमेंट का, तो उससे फायदा क्या? ठीक है, याद रखिए, लॉजिकली देखिए, यदि मैंने सही जगह मशीन रखी, सही जगह वर्कर लोगों का रूम बनाया, सही से वर्कर लोग काम किए, तो आइडियल टाइम कुछ नहीं हुआ, कोई भी टाइम बर्बाद नहीं हुआ, वर्कर लोग आए, फैक्ट्री में घुसे, काम किए, मेरा प्रोडक्शन अच्छा से हुआ। आइडियल टाइम 1 रुपया भी नहीं, 1 आवर भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आइडियल टाइम बचा। यूटिलाइजेशन मशीन का प्रॉपर यूटिलाइज हुआ, लॉजिकली बता रहे, तो मशीन का यदि आप प्रॉपर यूटिलाइज हुआ और लेबर लोग भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वर्क स्टेशन दिया गया है, तो उससे क्या है? एम्प्लॉय लोगों का मोरल बढ़ता है। एम्प्लॉय लोगों को यदि अच्छा वर्क स्टेशन दिया जाएगा तो क्या, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और एक तो सेफ वर्किंग कंडीशंस उन लोगों को फील होगा, उसके कारण क्या एक्सीडेंट नहीं होगा यदि एम्प्लॉय मन से काम करेगा। तो यही सब चीज देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे हैं आपको। देखिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ लेबर एंड, यदि एफिशिएंटली लेबर ने सही तरीका से काम किया तो आइडियल टाइम, जो बर्बाद करने का टाइम है लेबर का, वो लेबर 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है, सही तरीका से वो काम कर रहा था। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर रिड्यूस आइडियल टाइम ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट, मशीन का भी आइडियल टाइम कुछ नहीं हुआ, लेबर लोग आए, खुश है, एकदम काम कर रहे हैं, उनको सही वर्क स्टेशन मिला है, सही तरीका से काम कर रहे हैं, तो आइडियल टाइम बर्बाद वो करेंगे नहीं। तो सीधा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर टाइम आप लिख सकते हैं, या रिड्यूस आइडियल टाइम भी लिख सकते हैं, सेम चीज। हायर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉय, एकदम मशीन को प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है, प्रॉपर लेआउट बनाएंगे तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा मशीन का और एम्प्लॉय का, यही चीज। एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो क्या होगा? इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय को अच्छा वर्क स्टेशन मिलेगा तो उसका मोरल भी बढ़ेगा काम करने के प्रति, और यदि उसका एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा तो ज्यादा काम करेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंप्रूव प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ सेफ वर्किंग कंडीशन होगा, सेज लिखा वो सेफ होगा, सेफ वर्किंग कंडीशन, क्योंकि लेआउट में हम जो वर्किंग का एनवायरनमेंट बनाएंगे पूरा सेफ्टी के साथ बनाएंगे, प्रॉपर प्लानिंग करके बनाएंगे, तो सेफ वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा उन लोगों को, तो सेफ वर्किंग कंडीशन मिलेगा। उसके कारण क्या हुआ? रिड्यूस हेल्थ हजार्डस, उन लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, गैस यूनिट के बगल में उन लोगों का यूनिट नहीं बनाएंगे, अच्छा से प्रॉपर प्लानिंग करके बनाएंगे, तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, मेरा वर्कर लोगों का, और हेल्थ अच्छा रहेगा, सब चीज अच्छा रहेगा तो एक्सीडेंट भी कम होगा, रिड्यूस एक्सीडेंट्स और रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। सिंपल सा चीज है, पॉइंट सबको सुन लीजिए, याद हो जाएगा। एक क्लास, व्हाट इज एग्रीगेट प्लानिंग एंड व्हाट आर इट्स स्टेप, ये क्लास क्वेश्चन है, सुन लीजिए। एग्रीगेट प्लानिंग मींस इंटरमीडिएट प्लानिंग,
इंटरमीडिएट प्लानिंग मीन्स प्लानिंग फॉर 3 months to 1 year। एग्रीगेट प्लानिंग मतलब एक छोटा टर्म का प्लानिंग, छोटा पीरियड का प्लानिंग, 3 महीना से 1 ईयर का प्लानिंग को एग्रीगेट प्लानिंग बोलते हैं। इसमें क्या चीज का प्लानिंग करते हैं कि लेबर का वर्किंग आवर और इन्वेंटरी शेड्यूल का प्लानिंग किया जाता है कि लेबर ऐसे ऐसे 3 शिफ्ट में काम करेंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री ऐसे ऐसे बनाया जाएगा, यहाँ पर स्टॉक किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा वी मेक प्लानिंग फॉर लेबर वर्क आवर्स एंड इन्वेंटरी शेड्यूल फॉर इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट। यदि लेबर का प्रॉपर वर्किंग आवर का प्लानिंग किया जाए और इन्वेंटरी शेड्यूल प्रॉपर रहा कि इतना यूनिट एक बार में एक लेबर का टीम बनाएगा, तो उससे क्या होगा, प्लांट का कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है, कि ज्यादा वर्कफोर्स लेबर को नहीं दिया जा रहा और कम भी नहीं दिया जा रहा है, जितना यूनिट बनाना चाहिए उतना यूनिट बना रहे हैं, तो धीरे धीरे मेरा लर्निंग कर्व के कारण कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो एग्रीगेट प्लानिंग मींस इंटरमीडिएट प्लानिंग। Intermediate planning means planning for 3 months to 1 year. We make planning for labor work hour and inventory schedule for increasing capacity of plant. Step of aggregate planning का क्या क्या steps, ध्यान से सुनिएगा। Determine sales forecast of intermediate period। Intermediate period का मतलब 3 महीना से 1 साल का हम सेल्स फोरकास्ट करेंगे। बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट डेवलप प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। आगे हम छोटा सा पीरियड का, एक इंटरमीडिएट पीरियड का सेल्स फोरकास्ट बनाएंगे कि इतना माल मेरा बिकना चाहिए। उसके बेसिस में एक प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, डेवलप करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, बहुत सारा अल्टरनेटिव प्रोडक्शन प्लान बनाया जाएगा, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन प्लान बनाया जाएगा और सिलेक्ट मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन प्लान सिलेक्ट करेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन प्लान। सिंपल सा चीज है। इस चैप्टर का मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करा दिए हैं। ठीक है, मेरे बच्चों के लिए यही है कि मैं सिर्फ जून और दिसंबर वाले बच्चों के लिए सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ दे रहा हूँ, और इससे बेटर और कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, थैंक यू। ध्यान से सुनिए, जो मेरे मेंबरशिप वाले बच्चे जिन्होंने 100 रुपीज देके ज्वाइन किया है उनके लिए ये बात है, यदि आपको किसी भी टॉपिक में, सीएमए इंटर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो मेरा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उसमें आप मैसेज कीजिए, वो आपकी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, प्लस आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए, मेरा जो भी क्लास का नोट होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी यदि कोई क्लासेस आपको डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर से आप मेरे को मैसेज करके रजिस्टर्ड करा लीजिए, तो डायरेक्टली जो भी क्लास होगी आपके मोबाइल नंबर में डायरेक्टली सेंड कर दी जाएगी, और मई एंड तक प्रोबेबली मैं सारी क्लासेस खत्म कर दूंगा। आपको एमसीक्यू सब पेपर का मिलेगा, जितना सीएमए इंटर में जितना पेपर है सब पेपर का एमसीक्यू मिलेगा, प्लस लॉ एंड ऑडिट की पूरी क्लासेस मिलेगी, प्लस आईडीटी की क्लासेस मिलेगी, ओएमएसएम की क्लासेस मिलेगी एंड ऑडिट की क्लासेस मिलेगी। और किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कीजिए, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, मेरी टीम उसे सॉल्व करेगी। ठीक है, थैंक यू।